गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो दोस्तों हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट कर लिया था, सारे के सारे टॉपिक। परसेंटेज हमने कंप्लीट कर लिया था, सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए थे। एक एक टॉपिक हम लगातार बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और आज एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। अब ये संख्या पद्धति है क्या, उसके बारे में हम जानेंगे। किस तरीके से इसका यूज करना है, कहां कहां अरिथमेटिक के अंदर इसका यूज होता है, कौन कौन सी एप्लीकेशन लगती है, किस किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे किन किन टाइप्स के हम टॉपिक इसके अंदर कवर करेंगे, वो सारी चीज आज जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं भाई, एक बहुत ही बेसिक सी चीज है आप लोगों के लिए। अगर आपको मैथ्स में कोई भी डाउट है तो मैथ्स डाउट सॉल्यूशन, ये आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अदरवाइज आप एक ही चैनल कर लीजिए, मैथ्स बाय संदीप चौधरी, मैथ्स _by_संदीप_चौधरी। इसी का चैट बॉक्स है, ये मेन चैनल ये है, ये चैनल डाउन आप ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों को जो भी पीडीएफ नोट्स वगैरह जो चीज चाहिए वो यहाँ से मिलती रहेगी। ठीक है, और इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो करिए भाई, मैथ्स बाय संदीप चौधरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है। लेकिन इससे पहले क्या है, हमें दो चीज सीखनी है। सबसे पहले एक होता है दोस्तों फेस वैल्यू और एक होता है प्लेस वैल्यू। सबसे पहले बात करते हैं आपका फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू का क्या मतलब होता है, ये कहते हैं ना कि जातीय मान सुना होगा आपने, स्थानीय मान सुना होगा, तो फेस वैल्यू क्या होती है, जातीय मान होता है। ठीक है, और ये जातीय मान होता है किसी संख्या का उसका अपना या किसी अंक का अपना मान, अपना मान वो कहलाता है फेस वैल्यू। क्लियर है? जैसे कि आप कहे 2 की फेस वैल्यू क्या है, आंसर रहेगा 2। 5 की क्या है, आंसर रहेगा 5। 9 की क्या है, आंसर रहेगा 9। 9 की फेस वैल्यू 9, 2 की फेस वैल्यू 2, 5 की फेस वैल्यू 5, 10 की फेस वैल्यू 10। सॉरी 10 तो नहीं होता, एक ही अंकों की होती है। ठीक है ना। आज एक ही घंटे की क्लास लेंगे, 40-45 मिनट की क्लास अप्रोक्सीमेटली रहेगी, उसके बाद में मैं चला जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। भारती, निशा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू का तो आपको पता है कि जो फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान, यानी कि जितने अंक, जिस अंक का जो मान है वो उसका जातीय मान होगा। अब आप देखते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान उसको बोलते हैं। कहने का मतलब जो अंक या किसी संख्या के अंदर, किसी संख्या में जो अंक जिस स्थान पर होता है, ठीक है, किसी संख्या में जो अंक जिस स्थान पर होता है उसे उसका प्लेस वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, कहते हैं, कहा जाता है। जैसे कि मैं कहूं, एक संख्या लिख दी मैंने 532। ठीक है, मैं कहूं कि 532 के अंदर 3 का स्थानीय मान कौन सा है या 3 का जातीय मान कौन सा है। अगर मैं कहूं 3 का जातीय मान कौन सा है तो आप कहोगे 3 ही है। ठीक है, मैं बहुत बढ़िया हूं जी। ठीक है, ठीक है, जातीय मान होता है। ठीक है, मैं बहुत बढ़िया हूं जी। ठीक है, अब देखिए 3 का जातीय मान अपना खुद का मान होता है 3, लेकिन स्थानीय मान, अब देखिए 3 कौन से अंक पे है, इकाई दहाई, तो इसका स्थानीय मान कौन सा है, 10वां कह लो या दहाई कह लो, या अंकों में पूछे तो 30।
ठीक है। 5 का पूछे तो 500, क्योंकि ये क्या है, सैकड़ा है। 3 का पूछे तो 30, 2 का पूछे तो 2, टोटल जोड़ोगे तो कितना आएगा, 532। अब एक बात और बता दूं, अगर कोई अंक इकाई की जगह है, इकाई का अंक होता है, उसका जातीय मान और स्थानीय मान दोनों बराबर होते हैं। जैसे कि 2 है, 2 का इकाई का अंक है 2, तो 2 का जातीय मान भी 2 है और इकाई के अंक के ऊपर है, इसलिए स्थानीय मान भी इसका 2 है, तो उसको हम 20 या 200 नहीं लिख सकते। तो ये क्लियर है बिल्कुल। कितना कराया अभी तक सपना जी, कराया नहीं अभी तक, कराएंगे आगे। अभी तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू तक ही करवाया है, जातीय और स्थानीय मान करवाया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। नंबर ट्री। अब नंबर ट्री की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, नंबर्स कौन कौन से नंबर, 1 2 3 4 5, जीरो भी है, माइनस के भी है, रूट के भी है, विदाउट रूट भी है, बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी की चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर ट्री का मतलब है भैया एक नंबर का एक वृक्ष है जो मैंने यहाँ पे लगाया है। इस वृक्ष के अंदर सबसे पहले 2 टहनियां निकलती हैं, कौन सी, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कौन सा, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या, यानी कि कोई भी संख्या वास्तव में अपना वजूद रखती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। ठीक है। अब एक बात और बता देता हूं मैं, वास्तविक संख्या क्या होती है, कोई भी वैल्यू का अपना रियल वैल्यू, रियल मान। अच्छा, एक हमने पढ़ा था वास्तविक के साथ है एक इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है वो बताते हैं। सबसे पहले ये होता है, या तो हम इसको बोलते हैं काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, या कहते हैं ना वास्तविक संख्या, या अवास्तविक भी बोल सकते हो उसको, इसको अवास्तविक भी बोल सकते हो। ठीक है, इमेजिनरी नंबर, इमेजिन काल्पनिक भी बोल सकते हो, अवास्तविक संख्या भी बोल सकते हो। अच्छा, ये अवास्तविक संख्या आपने कहां पढ़ी है पता है, आपने 11th का मैथ पढ़ा होगा। ठीक है, उसके अंदर एक टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक चीज होती है आइटा। आइटा की वैल्यू होती है -√1। ठीक है, आइटा का अगर स्क्वायर करते हो तो -1। ठीक है, आइटा का अगर पावर 4 करते हो तो 1, यानी कि इस तरीके से आइटा की वैल्यू होती है। और आइटा का नाम ही तो है इमेजिनरी, इसी को ही तो हम बोलते हैं इमेजिनरी। मतलब कि जो नंबर रूट के अंदर हो लेकिन माइनस हो, कहने का मतलब जैसे कि रूट -2 हो, या कह लो 2 आइटा हो। ठीक है, जैसे कि 540 हो, माइनस का रूट हो, या 540 आइटा हो। समझ में आई बात, आइटा के साथ जो नंबर होगा, बिल्कुल, जो किसी 10th का मैथ ना पढ़ा हो सर, अच्छा आपने 10th का मैथ नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, बता रहा हूं ना, क्या टेंशन लेते हो, सारी सोल्यूशन है अपने पास। अच्छा, क्या होता है, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर पता है क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है a + आइटा b, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि
ए तो होता है रियल पार्ट, बी भी होता है रियल पार्ट, लेकिन ये क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। और इमेजिनरी और रियल जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इमेजिनरी ही बन जाता है आउटपुट के। इसको अगर हमें अच्छे तरीके से लिखना हो, जैसे कि 4 + 5 आइटा, तो कहने का मतलब ये इमेजिनरी बन गया, ये रियल बन गया। रियल प्लस इमेजिनरी इज दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। डीपली कंसेप्ट को मैं क्लियर करवा रहा हूं। ये इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर है। इमेजिनरी और रियल की मल्टीप्लाई हुई तो इमेजिनरी कहलाया। अच्छा, इमेजिनरी और रियल का अगर जोड़ हुआ तो वो कॉम्प्लेक्स बन गया, a + आइटा b की फॉर्म के अंदर। आइटा की वैल्यू देख ली। अरे यार रियल नंबर, नीतू जी क्या कह रहे हैं, 1 2 3 4, वेरी गुड। अब क्या हुआ, बाकी जितने भी नंबर बचे गए ना, सारे के सारे रियल नंबर है। मतलब कि एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ करके ऑल द नंबर आर रियल। या आपने छठी क्लास के अंदर एक नंबर लाइन पढ़ी होगी, नंबर लाइन पढ़ी है क्या? ऐसी सी थी नंबर लाइन, एक ऐसी सी थी, यहाँ पे 0 था, इस साइड 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, इनफाइनिटी, इधर इनफाइनिटी, इधर -1 था, -2 था, -3 था, -4 था, -इन्फिनिटी था। तो ये क्या था, एक नंबर लाइन थी जो आपने 6th क्लास के अंदर पढ़ी थी। मतलब नंबर लाइन के ऊपर जिन नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे के सारे नंबर कौन से होते हैं, रियल होते हैं। बस इतनी सी बड़ी बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब क्या हुआ, हमने जब ये नंबर ट्री पढ़ा तो इमेजिनरी नंबर हमने पढ़े, ठीक है। इमेजिनरी नंबर कौन से थे, आइटा वाले, यानी कि a + आइटा b, जिसको हम क्या बोलते थे, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ करके जितने भी, क्योंकि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलकर के बनते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने बताया था एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट दोनों से मिल करके कॉम्प्लेक्स नंबर बना है। हालांकि इमेजिनरी नंबर तो माइनस का √1, माइनस का √2, माइनस का √3, माइनस का √3, इस तरीके से चलता चला जाएगा। ध्यान देना, ये जो नंबर है ना, जैसे मैं ये लिखा, ये रियल है, लेकिन ये इमेजिनरी है, ये और इसमें फर्क है, ये ध्यान रखना है आपको। अब अपन बढ़ते हैं आगे। रियल नंबर के आगे दो पार्ट है, रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर और इरेशनल। ठीक है, अब देखिए रेशनल और इरेशनल। रेशनल को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय, और इरेशनल को बोलते हैं अपरिमेय। ठीक है, अब हम परिमेय और अपरिमेय बहुत बारीकी से अब सीखेंगे भाई, बिल्कुल। अब देखिए, रेशनल नंबर होता है जिनको हम रेशियो के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि p/q के अंदर। देखिए रेशनल नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनको हम p/q के अंदर लिख सकते हैं। जैसे कि फ्रैक्शन नंबर भी हो गया, इंटीजर भी हो गए, नेचुरल नंबर भी हो गए, होल नंबर भी हो गए, प्राइम नंबर भी हो गए, कंपोजिट नंबर भी हो गए, इवन नंबर भी हो गए, ऑड नंबर भी हो गए। कहने का मतलब ये सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर है। ये सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अब इरेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। बाकी बचे रैशनल।
अब हम क्या बात करेंगे, इर्रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। देखिए इर्रेशनल नंबर यानी कि ये रूट 2 है, और रूट 2 का मतलब क्या होता है, 1.41237578 इस तरीके से चलते रहते हैं। मतलब भी इसका कोई डेफिनेट अपने पास अब तक वैल्यू नहीं है, डेफिनाइट वैल्यू नॉट पॉसिबल। वो नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर होते हैं इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल इनफाइनाइटी, कोई अपने पास फाइनाइट वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ओमेगा, फॉर एग्जाम्पल थीटा, फॉर एग्जाम्पल पाई, फॉर एग्जाम्पल माइनस का रूट 2। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, आल 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 आर क्या है, थीटा आ गया, ओमेगा आ गया, पाई आ गया, या पाई आ गया, या अब देखिए अगर पाई की वैल्यू 22/7, अगर 22/7 दे रखा है तो ये रेशनल में है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 3/14 दे रखी है, 3.14 दे रखी है, सिर्फ इतना ही दे रखा है, तो भी ये रेशनल है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 3.141237 इस तरीके से है, तो ये फाई क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि अपन इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए इरेशनल नंबर, ये कहानी समझ में आई, यहां पे ये होते हैं। अच्छा, कुछ इरेशनल नंबर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग समझते हो। डेसिमल नंबर का जब हम जिक्र करेंगे तो उसके अंदर एक ऐसा नंबर आएगा जो कि मैं बता देता हूं पहले ही। जब हम डेसिमल नंबर करते हैं तो जितने भी डेसिमल नंबर हैं वो सारे के सारे रेशनल होते हैं। देखिए मैं बताता हूं, रेशनल में p/q वाले, यानी कि न्यूमेरेटर बाय डिनोमिनेटर, यानी कि अंश बटे हर। जैसे कि 1/2, जैसे कि 5/3, जैसे कि 2/11, ऐसे नंबर, जैसे कि 2, जैसे कि -2, ठीक है, जैसे कि √4। अब कहोगे कि जी रूट वाली संख्या तो आपने यहां लिखी है, यहां क्या है, यहां ऐसे रूट है जो कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है। कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर, √9, √16, √25, इस तरीके से, जहां पर अगर वो कंप्लीटिंग स्क्वायर है, वो नंबर कहां आते हैं, रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। क्यों भाई, क्योंकि इसको जब सोल्व करोगे 2 आएगा, इसको सोल्व करोगे 3 आएगा, इसको सोल्व करोगे 4 आएगा, इसको सोल्व करोगे 5 आएगा। 2 को 2/1 लिख सकते हो, 3 को 3/1 लिख सकते हो, 4 को 4/1 लिख सकते हो, 5 को 5/1 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर ही तो है। लेकिन √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, वो क्या है, इरेशनल नंबर है। कहानी समझ में आ रही है रेशनल और इरेशनल की। ठीक है, पाई इरेशनल नंबर है, बिल्कुल। पाई, अगर पाई लिखा है तो वो इरेशनल नंबर है, ध्यान रखना है। पाई इरेशनल, अगर पाई की वैल्यू कुछ दे रखी है, ठीक है ना, वो पाई इरेशनल नंबर है। अच्छा, उसके बाद में और भी काफी सारी चीजें जो धीरे धीरे आएंगी। अब डेसिमल नंबर की बात करते हैं। जितने भी डेसिमल नंबर है, ऑल डेसिमल नंबर,
सारे के सारे क्या है, रेशनल है, प्राइम नंबर रेशनल है, ठीक है, और कंपोजिट नंबर रेशनल है, और इवन ऑड रेशनल है, नेचुरल होल रेशनल है, ठीक है। और कौन से आगे, यहां पे देखिए आगे नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर आगे, फ्रैक्शन वाले बता दिए, नेचुरल होल आ गया, प्राइम कंपोजिट इवन ऑड आ गया, ठीक है। बाकी बचते हैं डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। ऑल डेसिमल नंबर किसको, एक्सेप्ट एक को छोड़ करके, कौन सा, वो यहां बताता हूं। यहां पे साथ साथ में अपन डेसिमल नंबर के टाइप भी कर लेंगे। देखिए मैं बताता हूं, डेसिमल नंबर एक तो होता है टर्मिनेटिंग, मतलब वो टर्मिनेट हो जाता है, शांत दशमलव जिसको बोलते हैं ना, ठीक है। और एक क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि अशांत, ठीक है, अशांत। कौन कौन सी होती है शांत, तो जैसे मैंने लिखा 0.8 वो शांत है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8/10 लिख सकते हैं, या हम इसको 4/5 लिख सकते हैं। तो ये तो आ गई किसका पार्ट, रेशनल नंबर का। अब नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर दो चीज होती है, ठीक है। एक तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब कि टर्मिनेट कभी नहीं होता, लेकिन वो क्या करेगा, अपने नंबर को रिपीट करता रहेगा। जैसे कि बिल्कुल 3 पॉइंट अगर 14 है तो रेशनल है, और अगर 3.1434344723 वो इरेशनल है, क्योंकि उसकी परफेक्ट वैल्यू आपको नहीं पता। बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब देखिए ध्यान दीजिए, मतलब जैसे मैंने लिखा 0.777777, अब क्या है, इनके अंदर हमारे पास क्या है, परफेक्ट पता है भी 7 ही 7 होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.7 का बार लिख सकते हैं। तो फिर भी इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 7/9, ये एक वैल्यू के अंदर अपन लेके आ सकते हैं। इसको दिख रहा है ना, 7/9 दिखा क्या, वेरी गुड, ठीक है, 7/9। तो कहने का मतलब हम इसको एक परफेक्ट इसके अंदर लिख सकते हैं, तो मतलब ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। लेकिन अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब ऐसी दशमलव संख्या जो रिपीट भी ना हो और जो टर्मिनेटिंग भी ना हो। जैसे कि 2 पॉइंट कुछ भी मान लो यार, मैं इसको ही दे देता हूं बस 1412, जैसे 141 1.41237257 चलती रहेगी, रिपीट भी नहीं हो रही, खत्म भी नहीं हो रही। तो मतलब कि ये जो पार्ट है ये डिस्कस कर रहे थे आप किसमें, यहां पर। एक तो ये पार्ट ये चल रहा था, ये इसका हिस्सा है। अब बात करते हैं आप इन्फिनिटी पे। इनफाइनिटी का मतलब, अगर इन्फिनिटी का साइन है तो कहने का मतलब अपने को पता ही नहीं है कहां तक रुकेगी। इन्फिनिटी +1 करूंगा तो भी वो इन्फिनिटी है, तो इसलिए वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहां पर रेशनल और इरेशनल के बारे में आपको समझ में आया होगा। जैसे थीटा है, अब थीटा अपने को पता है कि एंगल होता है, लेकिन एंगल कितने का है ये कंफर्म नहीं है। अगर ये लिखा जाए कि 30 डिग्री थीटा 30 डिग्री, तो देन 30 डिग्री है तो वो रेशनल है, क्योंकि उसका एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता है। तो इरेशनल के अंदर दो ही कहानी है, या तो एग्जैक्ट वैल्यू ना पता हो,
या इसकी भी एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर लिख ही नहीं सकते। बताइए कैसे कन्वर्ट करोगे, कोई समझ में ही नहीं आ रहा है, कहीं भी कहानी नहीं है। इसको कैसे लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे। हाँ, इसको अगर हम लिखेंगे 22/7, लेकिन ये इस पाई की एग्जैक्ट वैल्यू कहां है भैया। मैं पाई को मैथ के अंदर क्या लिखता हूं, 180 डिग्री भी लिखता हूं, मैं 3.14 भी लिखता हूं, मैं 22/7 भी लिखता हूं। तो एग्जैक्ट वैल्यू इसकी कहां है, इसलिए पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट, अच्छा अब क्या कर रहे थे अपन, ये हो गया रेशनल नंबर हो गया और इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब रेशनल नंबर के अंदर दो है, एक इंटीजर और एक फ्रैक्शनल। यहां पे ही बता देता हूं मैं बेसिक। फ्रैक्शनल तो क्या था, मैंने आपको बोला था p बाय क्यू की फॉर्म के अंदर हो, न्यूमेरेटर और एक डिनोमिनेटर हो। अब इसको थोड़ा सा आगे समझते हैं, फ्रैक्शनल को, जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, इसको हम आगे समझते हैं। थोड़ा सा डीपली समझने की जरूरत है, क्योंकि ये बेस है आप लोगों का। फ्रैक्शनल या फ्रैक्शन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भिन्न कितने प्रकार की होती है, हम जनरली पढ़ते हैं 3 प्रकार की। जैसे कि एक तो होती है, मान लो मैंने लिखा एक तो 2/3, ठीक है। एक मैंने लिखा 3/2, एक मैंने लिखा एक सही 1/2, ठीक है। मतलब कि सिंपल फ्रैक्शन, कंपाउंड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए कैसे, अब ये क्या है, सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है। मतलब ये है साधारण भिन्न। अब ये क्यों है साधारण, मैं बताता हूं क्यों होती है, क्योंकि भिन्न होती है p बाय क्यू के रूप में। ये होता है अंश, नीचे वाला होता है हर, यानी कि ये न्यूमेरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। अब कहानी क्या होती है कि अगर अंश छोटा है किससे, हर से, या हर बड़ा है अंश से, तो वो भिन्न क्या होगी, सिंपल फ्रैक्शन होगी, साधारण होगी, ठीक है। दूसरी कहानी, अब बात करते हैं अपन मिक्स्ड फ्रैक्शन पे। वैसे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन और कंपाउंड फ्रैक्शन में कोई फर्क नहीं है, बताता हूं क्यों। जैसे कि मैंने लिखा यहां पे 1 + 1/2, तो ये किसके बराबर है, 2 एकम 2 और 1 3/2 के बराबर है। और मैंने इसी को अलग लिखा कंपाउंड के अंदर, क्या 1 and 1/2, बात तो वही है। इसको भी क्या लिख सकते हैं, 3/2, बिल्कुल लिख सकते हैं। बस कंडीशन क्या रहती है इन दोनों में भी, p बाई क्यू के अंदर तो लिखते हो आप, कंडीशन ये रहती है कि जो अंश है ना वो बड़ा रहता है हर से। कब, जब आप कंप्लीट इसका सॉल्यूशन करते हो और एक सिंपल या सिंगल फॉर्म के अंदर इसको जब आप कन्वर्ट करते हो। जैसे 1 and 1/2, 1 क्या है अपने आप में फ्रैक्शन है, 1/2 भी क्या है अपने आप में फ्रैक्शन है। जब दो या दो फ्रैक्शन को जब आप जोड़ करके एक मिक्स फ्रैक्शन यानी कि एक कंबाइंड फ्रैक्शन बना लेते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझ में आई बात, तो उसको सोल्व कर दिया आपने, सिंपल, कंपाउंड और मिक्स्ड। अब देखिए कंपाउंड के अंदर भी यही है, ये क्या है, ये कहने का मतलब 1 + 1/2, इसको मैं लिख सकता हूं 1.5, ठीक है। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो तरीका तो चीज तो वही है ना, कंपाउंड और मिक्स्ड के अंदर कोई खास फर्क नहीं है, बीच में एक निशान का फर्क है प्लस का, ठीक है। अब कंपाउंड के अंदर क्या है, बात तो चीज वही है, अंश है वो हर से, लेकिन यहां पे देखिए अगर इनको हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंदर करेंगे तो वो सिंपल होती है। मतलब अगर एक सिंपल फ्रैक्शन
और दूसरी सिंपल फ्रैक्शन अगर हम ऐड करेंगे तो हो सकता है मे बी अगर उसका अंश है वो हर से बड़ा हो जाए। अगर उसका अंश हर से बड़ा हो जाए तो मतलब वो मिक्स्ड है। ठीक है, अब कंपाउंड के अंदर यही चीज है। अच्छा, दूसरी कंडीशन में मतलब इसका मैं अपोजिट बताता हूं। जैसे कि मान लो 1/2 और 1/2, ये क्या है, दोनों सिंपल फ्रैक्शन है। ये भी तो सिंपल फ्रैक्शन थी, ये भी तो सिंपल फ्रैक्शन है। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो 1/1, तो ये क्या है, ये भी सिंपल फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें दोनों इक्वल है। तो ये एक नंबर के अंदर भी आ सकते हैं, इसको आप फ्रैक्शन भी आप चेक कर सकते हो। तो ये कहने का मतलब कि अगर ऐसे दो नंबर जिनको आप जोड़ने पर, या ऐसी दो भिन्न जिनको हम जोड़ने पर 3/2 आए या ऊपर का जो अंश बड़ा हो, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, कंपाउंड के अंदर ऑलरेडी बड़ा होता है, बड़ा है तभी वो कंपाउंड है, अदरवाइज वो कंपाउंड है ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर ऑलवेज अंश है। अब इसके अंदर क्या है, बी इक्वल भी हो सकता है, अंश बड़ा भी हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं होगा। अंश छोटा सिंपल में ही होगा। तो यहाँ पे एक चीज कहानी और समझ में आई कि इक्वल भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या आई, ओनली हर से हमेशा ऑलवेज अंश बड़ा रहेगा। तो ये किसके पार्ट है, ये फ्रैक्शन के पार्ट है। तो फ्रैक्शन का मैंने आपको बता दिया, ये फ्रैक्शनल नंबर है। अब हम बात करते हैं इंटीजर। मैंने अभी एक नंबर लाइन आपको लिख के दिखाई थी, इंटीजर। ठीक है, अब देखिए भाई, इंटीजर क्या होते हैं मैं बताता हूं आपको। जैसे मैंने आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करी थी जिसके अंदर यहां 0 लिखा था, यहां 1 लिखा था, यहां 2 लिखा था, इधर 3 लिखा था, आगे आगे चल के मैंने इंफिनिटी लिख दिया। खत्म तो हो ही नहीं रही ना, खत्म तो हो ही नहीं रही। ये लिखा -1, ये लिखा -2, ये लिखा -3, खत्म तो ये भी नहीं हो रही, माइनस तक चली जाएगी। अब देखिए क्या होता है, इंटीजर 3 तरह के होते हैं। क्या, नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। मतलब कि अगर ये जो नंबर है, ये कौन सा है पता है, ये 0 इंटीजर है। बाकी जितने भी पॉजिटिव वाले हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, इंटीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक। समझ में आई बात, क्या बोलते हैं, पूर्णांक। अब अच्छा एक बात बताइए, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया इधर, ठीक है, ये नेगेटिव इंटीजर होते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। कहानी समझ में आई। अब हम आगे देखते हैं। अच्छा, इन्हीं से बनते हैं कौन से नंबर, अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड कर दूं, मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से लेकर के अगर मैं इनफाइनाइटी तक कर दूं, तो ये कौन से नंबर आ जाएंगे, ये आ जाएंगे होल नंबर। कौन से आ जाएंगे, होल नंबर। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, क्या कह रही है गुड़िया, बिल्कुल नेगेटिव पे और दोनों नंबर उसे कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, होल नंबर। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या है। बस फर्क इतना होता है, अच्छा, जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं पता है, हम उसको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर का कौन सा मतलब होता है, प्राकृत संख्याएं बोल दो, प्राकृतिक संख्याएं बोल दो। ठीक है, प्राकृतिक नेचुरल एक ही बात है। तो उसको हम पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि प्राकृत संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, यानी कि गिनती वाली संख्याएं
इसको हम एक नंबर और दे सकते हैं, कौन सा? गिनती वाली संख्या है, ठीक है। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या, तो ये हो गया। अब नेगेटिव इंटीजर है, ये ओनली नेगेटिव रहेंगे। अब देखिए नेचुरल नंबर को हम आगे और बांट सकते हैं। नेचुरल नंबर को आगे कैटेगरी के अंदर हम बांट सकते हैं। मैं बताता हूं कैसे। आपको पता है नेचुरल नंबर होते हैं 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इवन नंबर की। इसके अंदर से क्या होते हैं? हाफ इवन होते हैं, जितने भी नंबर हो बेशक, और हाफ ऑड होते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्हीं में से ही क्या होते हैं? कुछ कंपोजिट होते हैं और कुछ कुछ क्या होते हैं? प्राइम। इवन का मतलब होता है सम संख्या, ऑड का मतलब होता है विषम संख्या, कंपोजिट का मतलब होता है भाज्य संख्या, प्राइम का मतलब होता है अभाज्य संख्या, ठीक है। सम यानी कि जो 2 से भाग चली जाए, 2 से भाग जाने वाली संख्या, ठीक है। विषम जो 2 से भाग नहीं होती, या जिनका अंतिम अंक या तो 1, 3, 5, 7 और 9 ये हो सकता है। जिनका अंतिम अंक ये हो सकता है, ये 2 से भाग जाएंगी वो, उनका अंतिम अंक 2, 4, 6, 8 और 0 हो सकता है। एक बात और बता दूं, 0 है ना तो समय ना ही विषम है। बस अगर किसी के इकाई अंक पर ये आ जाए, इकाई अंक पर आने पर उस संख्या को सम कर देती है, बस सम संख्या बना देती है, ये ध्यान रखना है। समझ में आई बात? जीरो खुद के अंदर ना तो समय ना विषम है, ठीक है। बिल्कुल जीरो नहीं होता नेचुरल के अंदर ही, होल नंबर 0 से शुरू होता है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। इंटीजर में पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों को यूज करते हैं, ठीक है। भाज्य और अभाज्य। भाज्य का मतलब क्या होता है? जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, या यूं कह लो 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हो, 3 या इससे अधिक गुणनखंड, या इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको फैक्टर, हो तो वो नंबर भाज्य कहलाता है। अभाज्य कौन सा होता है? अब कहेंगे जी 2 ही गुणनखंड पढ़े हैं, तीसरा मैं बताऊंगा, टेंशन ना लो। अभाज्य कौन सी होती है? जिसके 2 या 2 गुणनफल हो बस, ठीक है। वो क्या है? भाज्य या अभाज्य मिलती है। जिसका सिर्फ एक ही गुणनफल हो ना, वो ना तो भाज्य है ना वो अभाज्य है। अब एक गुणनफल वाली कौन सी है वो चेक कर लो आप दिमाग में, फिर मैं बताऊंगा आपको क्यों। मैं बताऊंगा यहाँ पे अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरीके से चलते रहो। भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4, 6, 8,
9, 10, 12, 14, 15, चलते रहो। अब एक बात मैंने क्या बताई थी, सम संख्या जिसके ये हो लास्ट डिजिट, इकाई के अंक ये हो, समझ में आ गई सम विषम। अब बात करते हैं आप भाज्य और अभाज्य पर। तो सबसे पहले सुई अटकती है भैया जीरो पे। क्या है? जीरो पे। जीरो क्या है? ना तो भाज्य है, भाज्य भी नहीं है, सॉरी भाज्य है, अभाज्य है। चलो एक वो ग्राफ बनाते हैं, भाज्य अभाज्य, ठीक है। क्या जीरो भाज्य है, अभाज्य है, या स्पेशल नंबर उसको बोलते हैं अपन? मतलब जीरो ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, वो क्या है? स्पेशल नंबर है। अब हम पढ़ते हैं उसका रिमार्क क्यों। देखिए कैसे, क्योंकि भाज्य और अभाज्य क्या है, हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था भाज्य और अभाज्य के लिए भी जिनके गुणनखंड 3 या 3 से अधिक हो, इसके गुणनखंड 2 हो, इसके गुणनखंड ही नहीं है भैया। जीरो के गुणनखंड करना, जीरो के गुणनखंड मतलब नो फैक्टर, ये कारण है उसका। भी अगर उसका कोई फैक्टर होता तो हम क्या मानते? भाज्य और अभाज्य कुछ तो मानते, ये स्पेशल नंबर मानते। क्यों? क्योंकि उसका कोई फैक्टर ही नहीं है, नंबर की श्रेणी के अंदर ही नहीं है जिसका कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन ये एक स्पेशल नंबर है। क्यों? क्यों मैं बताता हूं। क्यों कि अगर ये किसी संख्या के ऊपर हो तो उसको जीरो बना देता है, अगर ये किसी संख्या के नीचे हो तो उसको अनंत बना देता है, अगर ये किसी संख्या से मल्टीप्लाई हो तो उसको जीरो बना देता है। राइट समझ? अगर इसको किसी संख्या के साथ ऐड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर इसको किसी के साथ अगर हम डिफरेंस करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसको स्पेशल के कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। क्लियर है? बिल्कुल। दो नहीं आना चाहिए सर, न्यू एक्सरसाइज करवा देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो नीतू जी, सारी चीजें बता दूंगा, टेंशन ना लो, एक एक चीज बताऊंगा बारीकी के साथ। अरे 6 बज के कब के? कोई दिक्कत नहीं है, टाइम पड़ा है अपने पास तो 5 से 7 का है। अब बात करते हैं, भाज्य हो गया अभाज्य। अच्छा अब वन की बात करते हैं। एक ना तो भाज्य है ना एक अभाज्य है, वो स्पेशल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हाँ वो एक अनदर स्पेशल नंबर है, मतलब हाफ स्पेशल है। वो कारण बता देता हूं क्यों। भैया भाज्य इसलिए नहीं है क्योंकि इसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड नहीं है। फैक्टर कहाँ है भैया? अब ये कहोगे कि भाई एक गुणा एक फैक्टर नहीं, नहीं फैक्टर ये नहीं माने जाते। फैक्टर होते हैं अलग अलग नंबर के। जैसे कि मान लो दो नंबर दे दिया, जैसे दो है तो दो के फैक्टर क्या है? दो और एक, ये बात बन सकती है। लेकिन मैं ये नहीं लिख सकता कि दो गुणा एक गुणा एक गुणा एक गुणा, ये लो जी दो के तो बहुत सारे फैक्टर बन गए। ना ना ना, ये फैक्टर बने लेकिन अलग अलग, प्राइम फैक्टर बने, कोई भी फैक्टर बने लेकिन अलग अलग बने। इसलिए इसका एक आ गया तो दूसरा एक नहीं आएगा, मतलब इसका फैक्टर एक ही फैक्टर है, ओनली वन फैक्टर। ठीक है? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, फैक्टर क्या हो? फैक्टर हो भैया या तो दो, मतलब अगर दो फैक्टर है तो वो अभाज्य है, दो से ज्यादा है तो वो तीन है, और दो से कम है तो वो ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। जीरो और वन आ गया। ठीक है, कहानी समझ में आई? अच्छा अब वन एक स्पेशल के अंदर है, हाफ स्पेशल नंबर बोल सकते हो, हालांकि पूछा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वन को किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी नंबर के साथ जोड़ते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब डिवाइड करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम बात करते हैं दो। दो क्या है? दो भाज्य है या अभाज्य है? एक बात और बता दूं दो के लिए बहुत ही शानदार, दो भैया भाज्य नहीं है, दो है अभाज्य।
क्यों है मैं बताता हूं। क्योंकि 2 के एक तो फैक्टर है 2, एक फैक्टर है 1, ओनली 2 फैक्टर। क्या है? ओनली, तीसरा फैक्टर ही नहीं बन रहा, ओनली 2 फैक्टर है। ठीक है, और मैंने क्या कहा था कि अगर 2 फैक्टर है तो वो क्या है? अभाज्य है। अच्छा, एक बात और बता देता हूं, किसके लिए? 2 के लिए। ठीक है, 2 क्या है? इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पहली और आखिरी सम संख्या है। सम अभाज्य संख्या लिख सकते हो आप, मतलब कि इसके बाद ना तो कोई सम संख्या आएगी जो अभाज्य होगी, मतलब पहली और आखिरी एक ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य है। वो 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सारी चीजें रिपीट कर दूंगा सोनिया जी, टेंशन ना लो, ठीक है ना? क्लियर आई? अब बात करते हैं 3। क्या है? 3 भाज्य है? बिल्कुल नहीं है। अभाज्य है? बिल्कुल है। क्यों भैया? क्योंकि इसके फैक्टर ही तो 2 हैं। 3 गुना 1, कोई फैक्टर ही नहीं बन रहा अदर। ठीक है, अब बात करते हैं। अच्छा हाँ, ये भी पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है ये देखिए, मतलब 3 क्या है? 3 अगर पूछे तो पहली विषम अभाज्य संख्या, पहली विषम अभाज्य संख्या ध्यान रखना है, मतलब एक ऐसी संख्या है जो पहली विषम है और अभाज्य संख्या है, वो 3 है। कौन सा दोबारा बताना है? सारे दोबारा बताऊं? अरे यार, सारे दोबारा बताऊं? कैसे बताऊं भैया? 2 का 2 क्या है? 2 के फैक्टर कितने? 2 और 1, और पहली और आखिरी सम अभाज्य संख्या, मतलब वो सम संख्या भी है और वह अभाज्य संख्या भी है। 2 आज मतलब 2 है, उसके बाद में 4, 6, 8 जितनी भी सम संख्याएं है ना, इवन नंबर है, वो कभी भी अभाज्य नहीं हो सकते, क्योंकि उसका कोई ना कोई 2 या 3 से अधिक, 2 3 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होगा ही होगा। अब देखिए 4 बता देंगे धीरे धीरे, दोबारा वीडियो रिकॉर्ड चढ़ेगी तो भी आपको चीजें मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। अच्छा, 4 क्या है? 4 भाज्य है, 4 अभाज्य नहीं है। क्यों भैया? क्योंकि इसके फैक्टर है 3 या 3 से अधिक। कौन कौन से हैं फैक्टर? देखिए 4 के कौन कौन से हैं। 4 खुद है, 2 खुद है और 1, 3 फैक्टर बन गया। 4, 2 और 1, मतलब फैक्टर कौन से होते हैं जिससे वो भाग जाता है। तो मतलब 4 के फैक्टर कौन से हैं? 4 भी खुद भी है, 2 भी है और 1 भी है। मतलब हर एक संख्या के 2 फैक्टर तो होते ही होते हैं, 1 को छोड़ करके, 0 को छोड़ करके। 2 है, 2 1, 17 है, 17 1, मतलब 1 खुद और 1 1। ठीक है, 2 फैक्टर तो आते ही आते हैं। तो अब क्या है? ये क्या है? 4 क्या है? 4 क्या है? 4 ये है पहली कंपोजिट नंबर है, पहली भाज्य संख्या। ठीक है, मतलब पहली भाज्य संख्या की शुरुआत कहां से होती है? 4 से। ठीक है, उसके बाद में एक अंक आता है 9। 9 क्या है? भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है वो। और 9, क्योंकि 9 के फैक्टर 9 भी है, 3 भी है और 1 भी है। 3 फैक्टर बन गया, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड है, वो क्या है? एक अभाज्य भाज्य संख्या है। 9 क्यों है? अच्छा, एक बात और बता देता हूं। 9 एक ऐसी संख्या है, ध्यान दीजिए, देखिए, पहली विषम अभाज्य संख्या, पहली विषम अभाज्य संख्या, मतलब कि विषम भाज्य संख्या, सॉरी, मतलब भाज्य संख्या की जब शुरुआत होती है तो 9 पहला एक ऐसा नंबर है जो ओड नंबर है, विषम संख्या है। ठीक है, ये कहानी समझ में आई? अच्छा, उसके बाद में 10 एक ऐसा नंबर है जो 2 डिजिट का क्या है? सीधी सी बात है, दो संख्याओं की पूछे, 3 संख्याओं की, वो तो आगे कर ही लोगे आप।
अब यहां से मोटी मोटी चीजें आप लोगों को सीखने को मिल गई। अब उसके ऊपर आते हैं दोबारा, ग्राफ के ऊपर, ट्री के ऊपर। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर हो गए सारे नेगेटिव वाले, पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव वाले, जीरो इंटीजर ओनली जीरो। उसके बाद है नेचुरल नंबर। मैंने आपको बताया भी नेचुरल नंबर जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है उन सभी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर क्या हो गया, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर को ऐड किया, होल नंबर, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्याएं, ये पूर्णांक। इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब हमने प्राइम नंबर पढ़ लिया। प्राइम कौन सी होती है, अभाज्य संख्या। रामजादा ने यहाँ पे 3 नहीं लिखा, कोई बात नहीं। इवन ऑड समझ में आ गई, कंपोजिट भाज्य। क्लियर है। अब हम बारी बारी से इसका विश्लेषण करेंगे, ताकि जो बच्चे ये बोल रहे थे कि हमें समझ में नहीं आया, उनको बहुत अच्छे तरीके से अपन बताएंगे दोबारा से, ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, गिनती की संख्या, उसको नेचुरल नंबर कहते हैं, 1 से लेकर के इनफाइनिटी तक। उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं अपन, n से रिप्रेजेंट करते हैं, n फॉर नेचुरल नंबर। इवन नंबर कौन सी होती है, सम संख्याएं, जिन संख्याओं को आप 2 से भाग कर सकते हो, या जिन संख्याओं के पीछे का अंक इकाई अंक हो, क्या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो। लेकिन ध्यान रहे, शून्य कोई सम संख्या नहीं है भैया, मैंने आपको बताया था ना, सम संख्या नहीं है। हाँ, अगर ये किसी संख्या के पीछे लग जाएगी तो उसको सम संख्या बना देगी। चलिए, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो गया, बहुत ही बढ़िया, जरूरी है क्लियर होना। ऑड नंबर देखिए, ऑड नंबर क्या होता है, विषम संख्याएं, जो संख्या 2 से भागना हो, यानी कि जिन नंबर के पीछे 1, 3, 5, 7 और 9, बस इतना याद करना है। ये जो नंबर अगर पीछे किसी के लग गया तो वो संख्या ऑड नंबर बन गई। बात करते हैं होल नंबर। नेचुरल नंबर अभी पढ़ा हमने, जीरो और ऐड कर दो भी, जो संख्या 0 से स्टार्ट हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर, यानी कि वो संख्या पूर्ण बन गई, मतलब उसके अंदर कोई भी अंक को की कमी नहीं रहेगी। अब भी कोई भी अंक इससे लिख सकते हो। अगर हम 1, 2, 3, 4, 5 से स्टार्ट करते तो 0 नहीं आता। 0 आता कब, पीछे आता, पहले नहीं आता। तो मतलब 0 अब आ गया, अब वो संख्या पूर्ण हो गई, पूरी हो गई, इसलिए उसको बोलते हैं होल नंबर। बात करते हैं इंटीजर यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक को हम डिनोट किससे करते हैं, जेड से। और जेड के भी 3-4 नाम दे दिए, क्या, जेड पॉजिटिव, जेड नेगेटिव, जेड जीरो। जीरो इंटीजर भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो जेड नेगेटिव, जेड पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, 3 तरह के, 3 टाइप के इंटीजर होते हैं, 3 तरह के पूर्णांक होते हैं। धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, या मतलब धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी मान लो, ऋणात्मक और धनात्मक, और एक शून्य पूर्णांक। 3 पूर्णांक हो गए, हिंदी में बता दिया, इंग्लिश में बता दिया। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी। पूर्णांक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इंटीजर बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं। बात करते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है भाई 2 से। अच्छा, 2 के बाद कितनी भी चेक कर लो बेशक, सारी की सारी अभाज्य ऑड मिलेंगी, ऑड मिलेंगी, मतलब ये अकेली सम होगी, बाकी सारी विषम। इसके बाद कभी सम संख्या का नंबर आएगा ही नहीं जो प्राइम हो। एक तो कहीं नहीं आ रहा, कहीं नहीं आ रहा, एक जीरो कहीं नहीं आ रहा, जीरो नहीं है, एक नहीं है, माइनस वाले तो छोड़ दो, तो गई काम से। अब देखिए, अच्छा दूसरे के बाद में जितने भी प्राइम नंबर है, 2 को छोड़ करके वो सारे ओड है, ये मैंने बता दिया आपको। 2 ओनली एक इवन प्राइम नंबर है, ये भी आपको बता दिया। तो यहां से ये चीजें मिल जाएंगी आपको, ये पूरी पीपीटी में आपको दे दूंगा, समझने को चीजें मिल जाएंगी। अब बात करते हैं को प्राइम नंबर। अब दिक्कत क्या है को प्राइम नंबर की, बहुत ही बड़ी दिक्कत है, बच्चों को दिक्कत आती है को प्राइम नंबर में, सह अभाज्य संख्या। बात करते हैं अपन को प्राइम नंबर। देखिए मैं बताता हूं, इसको हम क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या। कहने का मतलब ये है
हाँ, को एजुकेशनल स्कूल के अंदर सपोज दैट आप पढ़े हो, मतलब वहां पे लड़के भी होती हैं लड़कियां भी होती हैं, तो मतलब वो एक को एजुकेशनल है। यानी कि उसको प्राइम का मतलब क्या होता है कि एक जोड़ा, मतलब कि जैसे मान लो 5 और 7, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो 2 और 7, या 2 और 3 मान लो, ठीक है। या मान लो 8 और 15। अच्छा, और 4 और 6 नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए कहानी क्या है। कुछ बच्चों को पता है कहाँ दिक्कत आती है। अब मैं कहानी बताता हूँ कहानी क्या है। 3 एग्जाम्पल लिए अलग अलग। ये क्या है भाई, 5 और 7। को प्राइम का मतलब है सह अभाज्य संख्या भी जब दो संख्याओं को आप ब्रैकेट के अंदर लिख देते हो। कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि वो साले के साले प्राइम होने चाहिए, मतलब वो 2 और 3 ये प्राइम नंबर का समूह है, कहते हैं कि वो को प्राइम नंबर होता है। कुछ लोग इसी डाउट के अंदर है, ये नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, गुड इवनिंग सर, कोई दिक्कत नहीं है, गुड इवनिंग। मतलब मैं सिर्फ यही कहता हूं कि उनका HCF 1 होना चाहिए, मस्ट बी 1, बस। और यही ट्रू है। उन लोगों ने आधा पढ़ा है, मैथ पूरा नहीं पढ़ा है। मैं एक बात कहता हूं, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF 1 हो, बस वो को प्राइम नंबर। मतलब अगर कोई भी दो नंबर ले लो, जरूरी नहीं है। देखिए ध्यान पे, ये क्या है, ये प्राइम है। ये क्या है, ये क्या है, ये भी तो प्राइम है। दो प्राइम प्राइम है, बिल्कुल उसका तो होगा ही होगा। ये क्या है, ये तो कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है। अच्छा, एक काम और करता हूं मैं, हाँ 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 हाँ, 3 और 4 ले लेता हूं। अब देखिए, ये क्या है, कंपोजिट है, ये क्या है, प्राइम। अब मुझे बताइए कि इनमें से मैंने दो प्राइम भी ले लिए, मैंने दो कंपोजिट भी ले लिए, मैंने एक प्राइम और एक कंपोजिट भी ले लिया। क्या ये तीनों नंबर को प्राइम है? मैं बताता हूं क्या। क्या 5 और 7 का HCF इसमें कोई साझा गुणनखंड है? नहीं है। मतलब ये है, ये क्या है, को प्राइम नंबर है, ये को प्राइम नंबर है। क्या 4 और 3 का साझा गुणनखंड है? नहीं है। तो मतलब ये भी क्या है, को प्राइम है। क्या 8 और 15 का कोई साझा गुणनखंड है? नहीं है। 15 का गुणनखंड है 3 और 5, 8 का गुणनखंड है 2 4 8, दोनों में कहीं कॉमन नहीं है। तो मतलब ये भी क्या है, को प्राइम नंबर है। दो कंपोजिट हो ब्रैकेट के अंदर, प्राइम कहलाएगा, प्राइम को प्राइम कहलाएगा। एक कंपोजिट एक प्राइम हो, दोनों ब्रैकेट के अंदर हो, को प्राइम कहलाएगा। लेकिन इन सभी तीनों कंडीशन में HCF मस्ट बी 1, एक HCF होना चाहिए, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, बस एक होना चाहिए। और कुछ भी अपने को नहीं करना है। तीनों कंडीशन हो सकती है। काफी सारे बच्चे इसमें उलझे रहते हैं और यहाँ पर सवाल बहुत पूछे जाते हैं, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे। 0 क्या है, 1 क्या है, 2 क्या है, अभाज्य कौन सी है, अभाज्य या भाज्य कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य, सबसे बड़ी अभाज्य या बड़ी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, समभाज्य संख्या, इस चीजों के बारे में आपसे बहुत ज्यादा बार पूछा जाएगा। तो ये क्या है, ठीक है। अब यहां पे मैंने क्लियर लिखा रखा है, यह आवश्यक नहीं है कि दो सह अभाज्य संख्याएं हमेशा ही अभाज्य हों, हमेशा ही अभाज्य हों, वो क्लियर नहीं है। वे अभाज्य संख्याएं हो भी सकती हैं और नहीं भी, बस मतलब ऐसा कि ऐसी दो संख्याएं जिनका एक को छोड़कर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, मतलब कोई उनका साझा गुणनखंड ना हो, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, को प्राइम नंबर। चाहे आप 9 और 16 ले लो, देखिए 9 और 16 दोनों क्या है, 9 भी कंपोजिट है, 16 भी कंपोजिट है, 9 भी भाज्य है, 16 भी भाज्य है, लेकिन 9 और 16 को साथ में लिखो, कॉमन फैक्टर नहीं है कोई, तो कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या है, अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर है। 4 और 17 है, एक कंपोजिट है और एक प्राइम है, 4 17, फिर भी ये क्या है, सह अभाज्य संख्या, क्योंकि इनका कोई साझा गुणनखंड नहीं है।
80 और 81 ये क्या है, दोनों ही भाग जा रहे हैं, दोनों ही कंपोजिट है, लेकिन फिर भी ये को प्राइम है। क्यों? क्योंकि साझा गुणनखंड नहीं है, एक को छोड़ करके कोई साझा गुणनखंड नहीं है। बिल्कुल 5 7 को प्राइम है, 4 3 को प्राइम है और 8 15 भी को प्राइम है। बिल्कुल नहीं तो जी दोनों तीनों चीजें क्लियर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, डिविजिबल नंबर या कंपोजिट नंबर। मैंने आपको बताया विभाज्य भी बोल सकते हैं, संयुक्त संख्याएं जिसमें हिंदी में बोला इसने, कंपोजिट को संयुक्त बोला है, डिविजिबल को विभाज्य संख्या। मतलब दूसरी बात है भी दूसरे आधार नंबर से जो नंबर भाग हो जाए वो। अच्छा, इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से होती है? 4 से। देखिए 4 आता है, पहले 6 आता है, बाद में 9 आता है। 9 क्या है? एक विषम है। मतलब एक अंक की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो एक अंक की संख्या में 9 एक ऐसा नंबर है जो कि भाज्य संख्या है और विषम है। विषम संख्या है, भाज्य संख्या है। 9 के अलावा एक अंक की संख्या कोई ऐसी नहीं है जो कि विषम हो और भाज्य हो। क्वेश्चन यहीं से ही बनते हैं, मतलब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सोचने की कोशिश करोगे ना तो क्वेश्चन बनेंगे। रेशनल नंबर जो p बाई क्यू के अंदर आते हैं, परिमेय संख्याएं वही तो कहलाती हैं, लेकिन कंडीशन क्या रहती है वो चीज भूल गया मैं बताना। देखिए p बाई क्यू ये कह रहा है कि q है वो 0 नहीं होना चाहिए, बस एक ही कंडीशन है। मतलब कि 2/3 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, 1 सही 1/2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3/0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 3/0 होगा तो वो क्या हो जाएगा? इनफाइनिटी हो जाएगा, और इनफाइनिटी तो परिमेय है ही नहीं। अनंत अपरिमेय संख्या, मैंने आपको बताया अनंत क्या है? अपरिमेय संख्या। इसलिए ये भाई साहब हमें कह रहे हैं भी क्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये हाल हो जाएगा, और ये हाल हो गया तो वो इसकी कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशनल नंबर रेशियो के अंदर हो और इरेशनल नंबर जो कि रेशियो के अंदर ना बन पाए, √2 है, पाई है। देखिए पाई का मान अगर ये है तो वो क्या है? इरेशनल नंबर है। पाई का मान अगर देखिए खत्म हो रहा है, वो खत्म नहीं हो रहा मतलब पता ही नहीं है क्या आएगा आगे। रियल नंबर जितने भी रेशनल नंबर है, जितने भी इरेशनल नंबर है, वो सारे के सारे रियल होते हैं, और सारे के सारे क्योंकि उनका स्केयर है वो क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन यहां से एक चीज समझ में आई, जिनका स्केयर पॉजिटिव हो वो नंबर क्या होता है? हमेशा हमेशा क्या होता है? हमेशा रियल होता है। लेकिन एक इमेजिनरी नंबर मैंने आपको बताया, क्या बताया? आइटा। आइटा की वैल्यू क्या बताई मैंने आपको? ये। अच्छा, क्या इसका आइटा का स्क्वायर प्लस होता? नहीं होगा, माइनस ही होगा। तो मतलब अगर इस आइटा का स्क्वायर, मतलब कोई भी ऐसा नंबर है, जैसे ये नंबर है, मैं कहूं कि ये नंबर क्या है? इमेजिनरी है, वो रियल नहीं है। तो रियल होने के लिए चेक करना है कोई भी नंबर रियल के लिए, तो एक काम करना है, -1 का रूट है ना, इसका क्या करो? स्क्वायर करो। जब स्क्वायर करोगे रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? -1। क्या ये प्लस का आया? नहीं आया। नहीं आया तो मतलब ये इमेजिनरी ही है, ये रियल नहीं है, क्योंकि रियल में स्पष्ट कह रखा है स्क्वायर ऑफ ऑल ऑफ देम इज पॉजिटिव। जितने भी नंबर है ना उनका सभी का स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे कि -1 है, कोई बात नहीं, स्क्वायर कर लो, प्लस का 1 हो जाएगा, तो मतलब क्या ये रियल नंबर है? बिल्कुल है रियल नंबर, क्या दिक्कत है? ठीक है, क्या कहते थे? हाँ सोनिया जी, -1 काहे को? ठीक है, अब कहते हैं साइक्लिक नंबर। साइक्लिक नंबर क्या होते हैं? थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें बता देता हूँ। 1 4 2 8 5 7 एक साइक्लिक नंबर है, चक्रीय संख्या, मतलब इसका चक्कर बना रहता है, ये बार बार इसी फॉर्मेट के अंदर आती रहती हैं। ठीक है, कैसे? देखिए, अगर मैं 1 4 2 8 5 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? मैं अगर 2 से करूंगा ना तो क्या आएगा? देखिए ध्यान से, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7। अगर इसी को मैं 3 से करूंगा, 1 4 2 8 5 7 को, तो 1 4 2 8 5 7। इसी को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, किसको करूंगा? 1 4 2 8 5 7, तो 1 4 2 8 5 7। मतलब ये अपना क्रम नहीं छोड़ेंगी, साइकिल यही रहेगा उनका। वो नंबर कौन से होते हैं? चक्रीय संख्याएं होती हैं। एक नई चीज लेकर आया हूं, परफेक्ट नंबर की बात करते हैं भैया। परफेक्ट नंबर पूर्ण संख्याएं नहीं है ये, वो गलती हो गई हिंदी टाइपिंग। परफेक्ट नंबर
क्या होता है मैं बताता हूं। जैसे कि इसने लिखा 6 एक परफेक्ट नंबर है, क्यों है मैं बताता हूं 6 एक परफेक्ट नंबर क्यों है। इनके जो फैक्टर है ना उनका अगर आप जोड़ कर दोगे ना तो वो उसके बराबर आना चाहिए, बात खत्म। जैसे कि 6 का फैक्टर है, 6 का फैक्टर क्या है 3 है, 6 का फैक्टर क्या है 2 है, एक और 6 का फैक्टर क्या है 1। इन सभी का जोड़ करो, 2 और 1 3 और 3 6, आ रहा है ना 6, आ रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ से इनके फैक्टर का अगर अपन रिवर्स मतलब सम करते हैं तो इनका डबल आता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, आगे समझे। 28 है, 28 के फैक्टर 1 2 4 7 14, इनका जोड़ा है 28। अच्छा एक बात और है, 28 28 का खुद का भी फैक्टर है, तो 28 प्लस 28 56, मैं कह रहा हूं ना कि डबल आएगा, वो उस संख्या से डबल आ जाता है, तो भी वो क्या है परफेक्ट नंबर है। तो ऐसे परफेक्ट नंबर है कुछ, याद कर लेना। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का तो मैंने बहुत बढ़िया तरीके से बताया, a प्लस आइटा b या 4 प्लस 5 आइटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर है। और यानी कि z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b, सम्मिश्र संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर जिनको हम बोलते हैं। a और b तो वास्तविक संख्याएं होती हैं, लेकिन दिक्कत ये है हाँ कि यहाँ पे जो b के साथ लगने वाला जो है वो आइटा कहलाता है, और वो उस वजह से वो संख्याएं क्या अवास्तविक संख्याएं बन जाती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं। तो बताइए दोस्तों, आज के सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। और बताइए कोई दिक्कत इस क्वेश्चंस के अंदर, या यहाँ पे इनमें जो चीजें बताई मैंने, जो चीजें करी हमने उनके बारे में हम जब क्वेश्चन करेंगे इनके अंदर उसके अंदर डिस्कस करते रहेंगे, सारी चीजें मैं आपको एक बार पॉइंट टू पॉइंट बताता जाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। ठीक है, कल मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।